हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम और साथ में सीखेंगे कि किस तरह से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए एक्सप्रेशन लिखते हैं और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट्स कैसे निकालते हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो जब इक्विलिब्रियम में जो अपोजिंग फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं ना, वो कौन से होते हैं, उनमें केमिकल चेंज हो रहा होता है। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम बोल देते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है। अब ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, डिपेंडिंग ऑन कि जो रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यूज़ हो रहे हैं वो कौन से फेजेस में हैं, इसके बेस पर हम केमिकल इक्विलिब्रियम को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम हम कह सकते हैं दो तरह का होता है। इनमें से एक आ जाएगा हमारे पास होमोजेनस इक्विलिब्रियम और दूसरा आएगा हेट्रोजेनस। ठीक है। तो होमोजेनस इक्विलिब्रियम और दूसरा आ जाएगा हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम। अब होमोजेनस इक्विलिब्रियम क्या होगा बच्चों? अब जैसे कि आपको पता ही है, होमोजीनस का मतलब क्या होता है? होमो मतलब सेम, जीनस मतलब पार्ट्स। ठीक है। होमो, ये जो है होमो मतलब आ गया हमारे पास सेम, और जीनस मतलब पार्ट्स। अब इक्विलिब्रियम में कौन से पार्ट्स एक जैसे होंगे? तो जब हमारे पास ना कोई रिएक्शन है और उसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स सेम फेज में हैं, तो हम बोलते हैं कि वहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है वो कौन सा है? होमोजेनस इक्विलिब्रियम है। कैसे? मान लो मैं एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम में लिखती हूँ। सपोज मेरे पास ये रिएक्शन है, हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन है, और इस रिएक्शन में मान लो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पर बच्चों आप क्या देख रहे हो कि ये जो रिएक्टेंट है गैसियस स्टेट में और प्रोडक्ट भी क्या है? गैसियस स्टेट में है। तो जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसी भी केमिकल इक्विलिब्रियम में सेम फेज में हो तो हम बोलते हैं वहां पर कौन सा इक्विलिब्रियम है? होमोजेनस इक्विलिब्रियम। ठीक है। और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो मुझे जो है रिएक्शन दी हुई कि NO और O2 ये मिलके बनाते हैं NO2। ठीक है। मान लो ये रिएक्शन है मेरे पास, इक्विलिब्रियम में है केमिकल रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में भी आप क्या देख रहे हो बच्चों कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही क्या है? सेम गैसियस स्टेट में है। ठीक है। तो ये वाला इक्विलिब्रियम भी कौन सा हो गया? होमोजेनस इक्विलिब्रियम। अब जरूरी नहीं है यहाँ पर हमेशा गैसियस स्टेट में ही आए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब सपोज मैं एक रिएक्शन लिखती हूँ बच्चों। यहाँ पर हमारे पास है एसिटिक एसिड लिक्विड स्टेट में है, प्लस इथाइल अल्कोहल है, मान लो ये भी लिक्विड स्टेट में है, और ये मिलके बनाते हैं इथाइल एसीटेट लिक्विड स्टेट में, प्लस वाटर वो भी लिक्विड स्टेट में। अब रिएक्शन क्या है? इक्विलिब्रियम में आप ऑब्जर्व कर रहे हो, और साथ में यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देख रहे हो आप सेम फेज लिक्विड स्टेट में ही है ना, सेम स्टेट लिक्विड स्टेट में है। तो इसलिए ये वाला इक्विलिब्रियम भी कौन सा? होमोजेनस इक्विलिब्रियम। फिर दूसरा आता है बच्चों हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम। अब हेट्रोजेनस, फिर यहाँ पर वही वर्ड टू वर्ड मीनिंग आपने जो है देखना है। हेट्रोजेनस मतलब हेट्रो मीन्स डिफरेंट, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, और जीनस मीन्स पार्ट्स। तो जहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स होंगे, अब डिफरेंट पार्ट्स का मतलब क्या हुआ? क्योंकि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है हमारे पास इक्विलिब्रियम में। केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर डिफरेंट फेज में है, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट फेजेस में हैं, तो हम क्या बोलेंगे? वहाँ पर जो इक्विलिब्रियम है उसको हम बोल देंगे हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम। कैसे? मान लो एक रिएक्शन में इक्विलिब्रियम में लिखती हूँ डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब इस इक्विलिब्रियम में आप देख रहे हो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने? यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में। तो जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिफरेंट फेजेस में हैं, डिफरेंट स्टेट में हैं, तो हम बोल देंगे वहाँ पे कौन सा इक्विलिब्रियम है? हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम। ठीक है। इसी तरह से मान लो हम और एग्जाम्पल ले लेते हैं एक और बच्चों। सपोज मेरे पास आयरन है और इस आयरन के ऊपर हम स्टीम पास करते हैं। ठीक है।
तो क्या बनता है हमारे पास रिएक्शन में, आयरन ऑक्साइड बनता है और साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, आप बैलेंस इक्वेशन लिखोगे तो इस तरह से आएगी। अब आप देख रहे हो इस रिएक्शन में भी सॉलिड स्टेट और ये गैसियस स्टेट में मतलब 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट फेजेस हैं, तो ये भी इक्विलिब्रियम कौन सा हो गया, हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये तो हो गया बच्चों टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए कैसे जो है एक्सप्रेशन लिखते हैं। एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हाउ टू राइट एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के लिए हम कैसे एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो सपोज मेरे पास होमोजेनस इक्विलिब्रियम है, होमोजेनस इक्विलिब्रियम में भी सपोज मेरे पास ये रिएक्शन आ जाती है, और ये रिएक्शन भी हमारे पास कैसी होनी चाहिए, बैलेंस्ड इक्वेशन होनी चाहिए। ठीक है, हम के कैसे लिखेंगे, एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे। अब बच्चों हमें पता है कि जो के है क्या होता है वो, दैट इज रेशियो ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है ना, तो यहाँ पर प्रोडक्ट कौन सा है मेरे पास, यहाँ पर है NH3 गैसियस, और NH3 गैसियस की हम क्या लेंगे, मोलर कंसेंट्रेशन। ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट जहाँ कहीं लगी हो वो इंडिकेट करती है मोलर कंसेंट्रेशन। रेज टू पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे अपॉन मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, और रेज टू पावर देयर कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे ये होमोजेनस इक्विलिब्रियम था तो ये गैसियस स्टेट में आ गए। अब ये तो Kc है, जब हम कंसंट्रेशन ले रहे हैं तो मान लो बच्चों हम पार्शियल प्रेशर एक्सप्रेस कर रहे होते तो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस में आता है, इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, तब हम क्या बोलते हैं Kp। तो अब पार्शियल प्रेशर की टर्म में हम कंसंट्रेशन के बजाय पार्शियल प्रेशर लेंगे ऑफ NH3 गैसियस। ठीक है, अब रेज टू पावर 2 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन रेज टू पावर 3। ठीक है, तो ये आ गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हमने लिखा इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो Kp आ गया। Kc ऐसे लिखोगे और Kp इस तरह से लिख लोगे आप। ठीक है, साथ में यहाँ पे फिजिकल स्टेट भी मेंशन कर दोगे आप, जैसे यहाँ गैसियस स्टेट में है, ये हाइड्रोजन भी गैसियस स्टेट में है। इसी तरह से सपोज मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, मान लो हमारे पास डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड है इनटू हाइड्रोजन एंड आयोडीन, और मान लो इस रिएक्शन में भी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है, तो आप इसके लिए एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे, Kc कंसंट्रेशन की टर्म में, तो प्रोडक्ट आपके पास क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है गैसियस स्टेट में, कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन है ना गैसियस स्टेट में, ठीक है, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Hi, और रेज टू पावर क्या हो जाएगा बच्चों, 2 क्या है यहाँ पे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना। इसी तरह से अगर आपने Kp लिखना हो तो क्या लिखोगे आप, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन है ना, और पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन, ठीक है, और अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड रेज टू पावर 2 आ जाएगा। तो इस तरह से ये Kp आ गया। तो होमोजेनस रिएक्शन के लिए तो इस तरह से आपके पास क्या आ गया, एक्सप्रेशन आ गया, Kp और Kc आप लिख सकते हो। अब बच्चों आपने एक और चीज़ याद रखनी है यहाँ पे, होमोजेनस इक्विलिब्रियम के लिए तो ठीक है, मान लो हमारे पास हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम आएगा, फिर क्या होगा। सपोज ये वाली रिएक्शन मेरे पास इक्विलिब्रियम में है, हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो कैसे बनेगा, Kc इज इक्वल टू, यहाँ पर बन जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड। अब बच्चों यहाँ पर आपने एक चीज याद रखनी है, और वो क्या है कि जो कंसंट्रेशन हम लेंगे ना प्योर सॉलिड्स की, प्योर सॉलिड्स जहाँ पे आएंगे देयर कंसंट्रेशन इज टेकन इक्वल टू यूनिटी, ठीक है, और साथ में जहाँ पर हमारे पास प्योर लिक्विड्स आएंगे, जैसे आपके पास कहीं सॉल्वेंट आ गया, वाटर एक्सेस में आ गया मान लो,
तो वहाँ पर भी कंसंट्रेशन इक्वल टू यूनिटी ली जाएगी। मतलब हम जो है सपोज इस वाले इक्विलिब्रियम में देखते हैं तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में है, तो देयर कंसंट्रेशन विल बिकम इक्वल टू 1। मतलब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। तो Kc इज इक्वल टू, इनसे तो इंडिपेंडेंट हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, तो दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल डिपेंड ओनली ऑन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास। इसी तरह से अगर Kp लिखूंगी तो Kp में भी आपके पास पार्शियल प्रेशर सॉलिड्स जो स्टेट में उनका इक्वल टू 1 आएगा, सिर्फ मेरे पास आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इस तरह से Kp आ जाएगा। तो समझ गए ना बच्चों आप, जहाँ पर आपने क्या ऑब्जर्व करना है कि प्योर सॉलिड है या प्योर लिक्विड है तो देयर कंसंट्रेशन इज टेकन इक्वल टू यूनिटी। ठीक है, अब मान लो हमारे पास यही वाला इक्विलिब्रियम था कि आयरन जो है, आयरन के ऊपर अगर हम स्टीम पास करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पर आयरन ऑक्साइड बनता है और साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, और आपने बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है तो बैलेंस्ड इक्वेशन इस तरह से आ जाएगी। अब अगर मैं इसके लिए Kc लिखूंगी तो क्या आएगा बच्चों, इसकी कंसंट्रेशन इक्वल टू यूनिटी हो गई, इसकी कंसंट्रेशन इक्वल टू यूनिटी हो गई, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन है ना रेज टू पावर 4 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है, रेज टू पावर 4, ये आ जाएगा मेरे पास। इसी तरह से Kp अगर मुझे लिखना हो तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन रेज टू पावर 4 और पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर रेज टू पावर 4, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, Kp। ठीक है, लिख लेते हैं चलो इसको भी, तो ये आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, रेज टू पावर 4 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर, है ना, रेज टू पावर 4। तो इस तरह से ये आ गया Kp और Kc के लिए। तो ये तो था बच्चों कि हाउ टू राइट एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब डिस्कस करेंगे हम यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट्स को कैसे हम डिराइव करेंगे। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो यूनिट है वो डिपेंड करेगी कि आपके पास जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं या पार्शियल प्रेशर है वो आप किसका कंसीडर कर रहे हो। ठीक है, तो कैसे आएगा, मान लो हमारे पास कोई एक जनरल रिएक्शन के लिए पहले मैं लिखती हूँ कि मान लो मेरे पास एक जनरल रिएक्शन है इन इक्विलिब्रियम, तो हम Kc मान लो लिख रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ C रेज टू पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D रेज टू पावर D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर A, कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू पावर B। अच्छा बच्चों आप इसमें कंफ्यूज मत हो ना, कई बार मैं कंसंट्रेशन ऑफ C रेज टू पावर C मान लो मैंने लिख दिया, ठीक है, या कंसंट्रेशन ऑफ D रेज टू पावर D लिख दिया, मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर A या कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू पावर B, इस तरह से भी लिख सकती हूँ मैं सेम उसको, और ऐसे भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो ये तो केस C हो गया। हमें पता है कंसंट्रेशन हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, मोल्स पर लीटर में, है ना, तो यहाँ पे C की कंसंट्रेशन D की कंसंट्रेशन किस में आ जाएगी, मोल्स पर लीटर में, और रेज टू पावर C प्लस D कर दूंगी मैं अपॉन मोल्स पर लीटर रेज टू पावर A प्लस B, है ना। C प्लस D क्या है बच्चों, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, तो मोल्स पर लीटर रेज टू पावर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोल्स पर लीटर रेज टू पावर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। और देखो आपके पास जो बेस है वो सेम है, तो पावर्स अकॉर्डिंगली आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स लगाओगे यहाँ पे, तो मोल्स पर लीटर रेज टू पावर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट लिख लोगे आप। और देखो बच्चों यहाँ पर मोल्स पर लीटर रेज टू पावर नंबर ऑफ डिफरेंस इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इन गैसियस स्टेट। ठीक है, क्योंकि सॉलिड स्टेट और जो प्योर लिक्विड होंगे वो तो उनकी जो कंसंट्रेशन है दैट बिकम्स इक्वल टू यूनिटी, तो उनको तो हम यहाँ पे कंसीडर ही नहीं करेंगे। किसे कंसीडर करेंगे, जो
रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किस में है, गैसियस स्टेट में है। तो डिफरेंस इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन गैसियस स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली जो आपके पास डिफरेंस आएगा वो वैल्यू भरोगे और आपके पास यूनिट आ जाएगी। कैसे, मान लो मैं जो है ना एक रिएक्शन लिखती हूँ, सपोज मेरे पास ये वाली रिएक्शन है कि NO गैसियस प्लस O2 गैसियस इन इक्विलिब्रियम विद 2NO2 गैसियस, ठीक है। अब इसके लिए बच्चों हम जो है पहले क्या लिखेंगे, मान लो K की यूनिट निकालनी है हमने, तो डायरेक्ट फॉर्मूला में लगाती हूँ मोल पर लीटर रेज टू पावर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ये कितने हैं 2, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में याद रखना है आपने, तो यहाँ पे 2 है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कितने हैं, 2 ये है और 1 ये है, तो कितने हो गए 3, तो -3 कर दोगे आप यहाँ पे, ठीक है। गैसियस स्टेट में लेना है आपने, तो क्या आ जाएगा आपके पास मोल पर लीटर रेज टू पावर -1 है ना। तो क्या आ जाएगा आपके पास मोल -1 लीटर, तो ये तो K की यूनिट आ गई, ठीक है। इसी तरह से सपोज आपके पास हाइड्रोजन और आयोडीन मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं और मान लो इस रिएक्शन में भी इक्विलिब्रियम आ जाता है, ठीक है। और आपने इसकी क्या लिखनी है, यूनिट्स, तो आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है मोल्स पर लीटर रेज टू पावर डेल्टा Mg, डिफरेंस इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इन गैसियस स्टेट। तो आप देखो यहाँ पे Mg कितना आएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट कितने हैं 2, रिएक्टेंट कितने हैं 2, तो यहाँ पर 2 - 2 कितना आ जाएगा बच्चों 0, तो मोल, ठीक है। और पर लीटर कई बार हम ऐसे भी लिख देते हैं रेज टू पावर 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1। तो K क्या हो गया बच्चों, जब ये 1 आ गया तो आप लिखोगे K इज यूनिटलेस है। तो इस तरह से आप निकाल लोगे ना K की यूनिट्स, ठीक है। अब अगर बच्चों यहाँ पर पार्शियल प्रेशर होता तो हम मोल्स पर लीटर की जगह क्या लेते हैं, एटमॉस्फेयर ले लेते हैं, ठीक है ना। सपोज मेरे पास रिएक्शन है इक्विलिब्रियम में, मान लो ये वाली रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, और अब हमने इनका सपोज करना है पार्शियल प्रेशर, ठीक है। Kp की यूनिट्स निकालनी है मान लो, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला वही रहेगा कि जो Kp है उसकी यूनिट निकालनी है ना बच्चों, तो मोल्स पर लीटर की जगह अब हम यहाँ क्या लेंगे, एटमॉस्फेयर रेज टू पावर डेल्टा Mg, ठीक है। अब डेल्टा Mg कितना आएगा, पार्शियल प्रेशर क्योंकि हम एटमॉस्फेयर में एक्सप्रेस करते हैं, तो यहाँ पर 2 माइनस, अब देखो एटमॉस्फेयर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं 2, माइनस रिएक्टेंट कितने हैं 4, तो कितना आ गया हमारे पास एटमॉस्फेयर रेज टू पावर -2, तो ये यूनिट आ गई Kp की। तो इस तरह से चाहे आपको कंसंट्रेशन दी है या पार्शियल प्रेशर दिया हुआ, आप K की यूनिट्स कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।